उन्होंने कहा कि नहीं, भारतवर्ष तो अपने पड़ोसी देशों के साथ ही और ख़ास करके पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा उस देश में अल्पसंख्यकों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए भारतवर्ष अभी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के योग्य नहीं है। 1945 वाली स्थिति यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण हुआ था वो वाली स्थिति से अब बहुत आगे बढ़ चुका है, और ये 2025 है, और इसमें भारत ऐसे देश को इसका पुनर्गठन करके भारत ऐसे देश को भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी हम देख रहे हैं कि भारत में वैश्विक जो घटनाक्रम है उसमें भारत सुर्खियां बटोरे हुए है, चाहे वो खेल का मैदान हो या यूएन की जो मीटिंग है वहाँ पे भारत 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 ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यूएन में जो अभी मीटिंग हुई है उसके बारे में, वहाँ पे भारत क्यों चर्चा में बना रहा, और दूसरा हमारा जो एशिया चैंपियनशिप अभी हुआ है और एशिया चैंपियनशिप में भारत के जीतने के बाद भी अभी भारत 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 क्यों चर्चा में बना हुआ है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इन दो मुद्दों में सबसे पहला जो यूएन वाला मुद्दा है वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बात हुई है कि जैसा कि हमने सुना है कि इसमें कुछ परिवर्तन की बात कही गई, लेकिन और किसी देश को तो नहीं, लेकिन तुर्की को बड़ी समस्या हुई हमारे उस जो प्रस्ताव रखा गया। और उसके बाद एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने भी जवाब दिया। क्या है ये पूरा मसला, इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को। देखिए, आपने देखा है कि इस दुनिया ने दो विश्व युद्ध झेला है, और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लेकिन जिस तरह से जो विजित राष्ट्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे, उन लोगों ने जो हारे हुए राष्ट्र थे, खास करके फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो घटनाएं घटी, जो वर्साय की संधि हुई, उसी में बीजारोपण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। जर्मनी ने अपने को आहत फील किया, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध आपने देखा कि हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में हजारों लोग मारे गए और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का नाश हुआ। तब लोगों को लगा, युद्ध के दौरान ही लोगों को लगा कि नहीं, अब फिर से एक बार एक ऐसे संस्था की ज़रूरत है जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करे। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम यूएनओ शॉर्ट में कहते हैं, या हिंदी में उसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे अंग हैं, उसकी चर्चा है अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन दो प्रमुख अंग हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं, और एक जनरल असेंबली है, जिसको हम हिंदी में महासभा कहते हैं। तो जनरल असेंबली में सभी लोग होते हैं, सभी जो स्टेट्स हैं, सोवरेन स्टेट्स हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का जो गठन हुआ उसमें 5 देश को वीटो का पावर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। उस समय चीन को नहीं मिला था, वो जो फार्मोसा ताइवान जो था उसको मिला था, लेकिन बाद में चल के भारतवर्ष भी उसमें प्रयत्नशील हुआ और चीन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हुआ। और 10 सदस्य बारी बारी से उसमें चुनकर जाते हैं, जिनका कार्यकाल एक लिमिटेड अवधि का होता है, और फिर वो वहाँ से फिर बाहर हो जाते हैं, फिर उनके जगह पर दूसरे लोग जाते हैं। इस तरह से सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय होता है। लेकिन जो 5 सदस्य हैं जिनको हम अस्थाई सदस्य कहते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, वो 5 वही हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अब सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस। आखिर इस वीटो का क्या मतलब होता है? वीटो का मतलब ये होता है कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ तो लोगों ने लीग ऑफ नेशंस से सीख लिया,
और लोगों ने देखा कि अगर हम कोई शांति के लिए कोई अगर रिजोल्यूशन हम पास करते हैं और इसमें ये जो 5 बड़े देश हैं इनकी सहमति नहीं मिलती है तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फेल कर जाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया कि उन 5 को निषेध का यानी वीटो करने का एक उनको अधिकार दे दिया। वीटो करने का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो रिजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल लेगा, चूँकि अगर किसी देश 2 देशों के बीच में या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट अगर है, तो सुरक्षा परिषद को ही एक फर्स्ट इंस्टांस में उसको निर्णय लेना पड़ता है। तो उसमें ये सोचा गया कि अगर ये 5 देश में सहमति नहीं होगी तो वो जो है सो लागू, सुरक्षा परिषद का वो आदेश जो है सो लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको वीटो दे दिया गया ताकि कोई एक देश अगर वीटो कर देगा तो वो चीज़ माना जाएगा कि वो सुरक्षा परिषद से पास नहीं हुआ, और इस तरह से उसके कारण जो स्थिति बनेगी उसमें सुरक्षा परिषद पर कोई आंच नहीं आएगा, सुरक्षा परिषद पर कोई उंगली नहीं उठेगी। यह होगा कि नहीं साहब 5 जो बड़े राष्ट्र हैं उसमें से एक राष्ट्र या 2 राष्ट्र ने वीटो कर दिया और इसलिए जो है सो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये इसकी पृष्ठभूमि है जो हमने बता दिया। अब जब जिसकी चर्चा आपने की है कि जो स्थिति बनी अभी, आपको जैसा कि मालूम है कि प्रत्येक वर्ष इसी महीने में जो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वहाँ पर इसकी वार्षिक बैठक होती है, और उस वार्षिक बैठक में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और उसी क्रम में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं गुटेरेस, उन्होंने ये अपने भाषण में ये बात कहा कि अब 1945 वाली स्थिति, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण हुआ था वो वाली स्थिति से अब बहुत आगे बढ़ चुका है और ये 2025 है, और इसमें भारत ऐसे देश को इसका पुनर्गठन करके भारत ऐसे देश को भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में मौका मिलना चाहिए। ये चर्चा बहुतों दिन से पूरे दुनिया में चल रही है, और लगभग तीसरी दुनिया के जो देश हैं जिनको भारतवर्ष रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो तीसरी दुनिया के देशों में भी एक सहमति बनी हुई है कि नहीं, भारतवर्ष को अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चीन, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारतवर्ष के साथ बराबर रूस ने साथ दिया है, और ब्रिटेन भी भारतवर्ष के साथ है, फ्रांस भी भारतवर्ष के साथ है। अब अमेरिका का क्या इधर का रुख होगा मैं नहीं अभी बताया नहीं जा सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सबसे ज़्यादा जो उसके लिए कठिन मामला है वो है कि सुरक्षा परिषद को सहमत होना पड़ेगा उन 5 अस्थायी सदस्यों को कि भारत या भारत की तरह किसी और को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाए, और इसमें चीन अगर वीटो कर देगा तो फिर वो लागू नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो महासचिव ने ये बात रखी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुरंत जो यूएन में जो टर्की के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम है अन्ने हैं खोलानी, उन्होंने जो है सो इमीडिएटली इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, भारतवर्ष तो अपने पड़ोसी देशों के साथ ही और ख़ास करके पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा उस देश में अल्पसंख्यकों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए भारतवर्ष अभी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के योग्य नहीं है। इस पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, और उन देशों को हम पर उंगली उठाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए जो स्वयं अपने देश में महिलाओं को भी अभी द्वयम दर्जे का बनाकर रखे हुए हैं। ऐसा एस जयशंकर ने कहा, और उन्होंने सही ही कहा कि भारतवर्ष में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो अधिकार भारतवर्ष में मेजॉरिटी के लोगों का है उससे कहीं कमतर अधिकार यहाँ के माइनॉरिटीज़ को नहीं मिला हुआ है। यहाँ के माइनॉरिटीज़ बहुत इत्मीनान के साथ इस भारतीय लोकतंत्र का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए जो जयशंकर ने कहा वो बिल्कुल ही सही कहा। और जो टर्की को आप जानते हैं कि टर्की जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय पाकिस्तान का साथ देने के लिए खुलकर अगर एकमात्र कोई देश सामने आया था जिसने कंडेम किया था भारतवर्ष को,
तो वो टर्की था और टर्की के राष्ट्रपति थे, जो बार बार उसको विभिन्न फोरम पर वो भारतवर्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि दुनिया उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई पूरे यूएन की, लेकिन फिर एक दूसरा मसला हुआ कि एशिया कप था, इसमें पहले भारत और पाकिस्तान को खेलने को लेकर विवाद था, लेकिन फिर खेल हुआ और भारत जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरह से 3 बार हुए मैच में हरा देती है। लेकिन उसके बाद जब ट्रॉफ़ी सेरेमनी की बात आती है तो ट्रॉफ़ी भारत की जो टीम है वो लेने से इनकार कर देती है और मेडल सेरेमनी में मेडल भी लेने से इनकार कर देती है। ये क्यों हुआ? देखिए, मेरा ये मानना है, अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी बात अगर हो तो मेरा ये मानना है कि जब खेल को राजनीति से अलग होना चाहिए। हालांकि नहीं हो पाता है, दुनिया में कहीं भी नहीं हो पाता है, लेकिन जब मेरा ये कहना है कि जब अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, और एक अच्छी बात है कि आप स्पोर्ट्स को उस जो हमारे जो बीच के संबंध हैं, जो राजनीतिक संबंध हैं या और भी जो संबंध है, उसे अलग करके आप स्पोर्ट्स के लिए आप ले जाना चाहते हैं। तो जब आपने उसके साथ खेल लिया तो निश्चित रूप से अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था तो कोई व्यक्ति करेगा, तो मान लीजिए पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति जो कि उसके लिए अधिकृत हुआ था और वो अगर करना चाह रहा था कि हम ही शील्ड हमारे द्वारा दिया जाए, तो इंडिया को भी गेस्चर दिखाना चाहिए था कि वो ले लेते। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें जो एक भारतीय जनमानस जो पाकिस्तान के खिलाफ उसका ये एक मानसिकता हो गई हुई है, तो निश्चित रूप से वहाँ ये पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको कि अधिकृत किया गया था कि वो शील्ड देंगे, उनको भी चाहिए था कि सदासहता दिखाना। और कोई दूसरा आदमी भी, चूँकि वो तो पाकिस्तान की भूमि पर तो हो नहीं रहा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही देना जरूरी था, वो तो एक तीसरे देश में हो रहा था। और शायद इसीलिए भारतवर्ष खेल भी रहा था कि वो मैच जो है सो न भारत में हो रहा है न पाकिस्तान में हो रहा है, वो दुबई में हो रहा है। तो निश्चित रूप से दुबई के जो प्रशासक हैं, दुबई के जो प्रधान हैं, उनके द्वारा उसको दिलवाया जा सकता था। तो उसको इस मामले को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के जिन्होंने ऐसा कहा गया कि वो उन्होंने शायद पूरा मेडल और जो कप वगैरह था वो अपने होटल के रूम में लेके चले गए कि ताकि वो भारतीय लोगों को नहीं मिल सके। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोगों के तरफ से भी ये हुआ, लेकिन अब खैर वो तो निर्णय है, जो परिस्थितियां हैं उसमें निर्णय ऐसे होते हैं। लेकिन भारतवर्ष मैच जीता था, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक लगातार आप एशिया कप को आप अपने हाथ में रखे हुए हैं और जीत रहे हैं। और जब भारत और पाकिस्तान के मैच जब होते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से एक सेंसेशन, एक भारत में भी और पाकिस्तान में भी एक सेंसेशन रहता है। और बहुत रोमांचकारी मुकाबला कल हुआ था। इसमें हम लोग को दोनों पक्ष को, माने भारत को भी हम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से दोनों खेले और अंत में जो बेस्ट टीम थी उसको विजयी हुआ। तो फिर उसकी परिणति है कि भाई उसको ट्रॉफ़ी मिले। तो निश्चित रूप से ट्रॉफ़ी में ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए था और ये जो आयोजक थे उनको कोई हल बीच का निकालना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं निकाला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम आपको उन घटनाओं से रिलेटेड जो जानकारी है, जब हमारे पास विस्तार से उसके कुछ आउटकम्स आ जाएंगे तब हम आपके सामने लाते रहेंगे। जिस तरह से कि हमारा लद्दाख का मसला है या फिर जो उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में जब तक पूरा विश्लेषण नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कोई प्रस्तुति हम आपके सामने नहीं दे रहे हैं। अभी जो बातें थी इनके बारे में एक आंकलन आपके सामने हमारे प्रोफेसर ने जो प्रस्तुत किया, उसके लिए प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी और फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को। तो इसी के साथ इस परिचर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।